नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 26 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज को अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, देखिए यूसीसी के बारे में जानेंगे। आज क्या है यूसीसी खिताब समिति और किसको बनाया इसका चेयरमैन। पूर्वी प्रताप जो प्लेयर है हमारी, उसके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। अंटार्कटिका संधि और कैसे 65 सालों से इस संधि ने अंटार्कटिका को अच्छा रखा, दुनिया की नजर से बचाए रखा। नेत्रा जो अवाक्स है इंडिया का नया, वो अप्रूव हो गया है, यानी कि परिचालन की अ, अनुमति उसको मिल गई है। हील इन राजस्थान जो नीति है, टूरिज्म नीति है, किस तरह राजस्थान ने ये नीति बनाई थी, कैसे राजस्थान को हेल्प करी, इसके बारे में बात करेंगे। और भारत की जनसंख्या में क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे बदलाव आ रहे हैं, स्टेट वाइज किस तरह के चेंजेज है, किस तरह की जो है असमानता है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। चलिए एक एक करके अपनी न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूसीसी, हमने एक दिन बात करी थी कि भाई हमारा 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमें संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। जब संविधान बना रहे थे तो कुछ सर्टेन हमने फंडामेंटल राइट बनाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकार भी थे जो कानून निर्माता, हमारे संविधान निर्माता देना चाहते थे। लेकिन उनको पता था कि आज देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ये सारे संविधान जो अधिकार है अपने नागरिकों को प्रदान कर सकते। दैट्स वाई उन्होंने एक प्रोविजन किया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट। ठीक है, ये किया आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। इनको बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व। क्या मतलब होता है इनका? इनका बेसिकली ये मतलब होता है दोस्तों कि जब भी राज्य की क्षमता बनेगी, जब भी राज्य अपने आप को इतना कैपेबल महसूस करेगा कि आज मैं ये राइट बना के दे सकता हूँ, तो इनमें से जो प्रावधान है उनको राइट में बदल सकते हैं। इसी तरह से एक आर्टिकल 44 इनमें था। इसका मतलब है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या मतलब होता है इसे? देखिए दोस्तों, क्या था, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसकी वजह से कानून बना। कानून बना, हमारा सीआरपीसी बना। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे बीएनएस बना है, लेकिन एक समस्या है, बाकी सारी चीजें तो समान है। यानी कि हर नागरिक, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई सिख हो, अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आप पे एक तरह की धाराएं लगेगी। ठीक है, आपने किसी का मर्डर किया तो आप में एक प्रकार की धाराएं लगेगी। लेकिन पर्सनल जो कानून है, पर्सनल क्या क्या, जैसे शादी, ठीक है, तलाक, ठीक है, गोद, ठीक है, हिरासत, आपका ये बोलते हैं उसको, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, हिरासत तो नहीं, तो आपकी जो हायरार्की है, या उस तरह से ये सारे जो पर्सनल कानून है, ये एक नहीं बने, ये अलग अलग धर्म के हिसाब से चलते रहे। यानी कि हिंदू का हिंदू के हिसाब से, मुस्लिम का मुस्लिम के हिसाब से, ईसाई का ईसाई के हिसाब से। हालांकि हिंदू पर्सनल लॉ जो है 1955 में लागू कर दिया गया था, लेकिन बाकी धर्मों के लिए ऐसा नहीं बना। तो ये जो प्रावधान कहता है कि भाई जैसे बाकी कानून है, वैसे ये पर्सनल कानून भी होना चाहिए। एक ही तरह से गोद लेने की प्रथा होनी चाहिए, एक ही तरह से शादी होनी चाहिए, एक ही तरह से तलाक होना चाहिए, क्योंकि आप एक देश में रह रहे हैं तो आपके ये कानून अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब राजस्थान सरकार ने बोला कि हम जो है ड्राफ्ट जो है बना रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड लागू कर चुका है, एक तो स्टेट गोवा में पहले से लागू था, एक दो राज्य और इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो राजस्थान ने भी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया। ये बात है, ठीक है। क्या है भाग 4 जो है डीपीएसपी, जिसके बारे में हमने बात करी, आर्टिकल 44, एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा राज्य, ऐसी बात इसमें की जाती है। अब रंजना प्रकाश जो देसाई है, इनको इसका अध्यक्ष बना दिया। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे, मेंबर्स याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। आईएएस शत्रुघ्न सिंह, अधिवक्ता बसंत सिंह छाबा, रामस्वरूप अग्रवाल, सूची, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप जस्ट देख लेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये कि चार बड़े प्रावधान इसमें है क्या। सबसे पहली बात तो कि अनिवार्य पंजीकरण विवाह और तलाक का, ठीक है, सभी धर्मों पे लागू हो। अभी क्या है, केवल हिंदू धर्म पे लागू होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी धर्म पे लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप, एक तरफ रमेश है, एक तरफ फेजल है। ठीक है, रमेश ने जैसे ही शादी की, उसको ना अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ फेजल, इसको आजादी है कि फेजल का पर्सनल लो ऐसी कोई बाउंडेशन फेजल के लिए नहीं करता। दैट्स द इशू। बहुविवाह प्रतिबंध, बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी कि एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते।
जो अभी हिंदू एक्ट में है कि एक से ज्यादा शादी जो है अपराध है, उसी तरह का जो है सभी समुदायों के लिए ये हो जाएगा, ये प्रावधान करने का विचार है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आजकल रह रहे हैं, उनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप साथ में रह रहे हैं और जिस दिन एक पर और दूसरा खाई में धक्का खा के गिर जाए उस दिन पता चले, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इसका भी जो रजिस्ट्रेशन है टाइम पे होना चाहिए। और विरासत का अधिकार, बेटा और बेटी को समान अधिकार जो है संपत्ति में मिलना चाहिए। ये चार मेजर जो प्रावधान है ये करने वाले हैं इस ड्राफ्ट में। रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बना दिया, राजस्थान सरकार चाह रही है आप अच्छे से हमें ड्राफ्ट बना के दो, हम कानून बनाएंगे इसमें। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारे डीपीएसपी में इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं है, बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, पर आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो दो समुदाय के बीच में दूरी बढ़ाने वाला काम हो, राइट। चलिए, जर्मनी में एक टूर्नामेंट चल रहा है, क्या चल रहा है? ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप वहां पे चल रहा है, सुहल जो जगह है जर्मनी की, वहां पे चल रहा है। यहाँ पे जो पूरी प्रताप सिंह है, इन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में महिला वर्ग में गोल्ड जीती है भाई। बड़ी अचीवमेंट है। पूर्वी प्रताप सिंह कछावा कछावा जो है जयपुर की रहने वाली है और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। और ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कौन कोच है इनके, नॉट मैटर बिग, ओके। चल, अब एक देखिए, आपको पता है हमारी जो धरती है वो गोल है, और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है ध्रुव है, नीचे वाला जो है अंटार्कटिक है। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अब 1959 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, संधि साइन हुई थी। संधि क्यों साइन हुई थी? कि भाई है ना, आपने बाकी दुनिया को तो, बाकी जगह को तो हमने अपने हिसाब से मिसयूज कर लिया, पर अपन ध्यान रखेंगे कि ये जो अंटार्कटिका है इसको अपन अच्छे काम के लिए ही यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे परमाणु परीक्षण नहीं हो सकता, परमाणु परीक्षण नो, ठीक है। हथियार आप यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। सैन्य गतिविधि नहीं कर सकते, ये सारे संधि में प्रावधान किए। इसकी वजह से आज तक यहाँ जो है इस तरह की चीजें नहीं हुई है, और जो भी वैज्ञानिक यूज से शांतिपूर्ण तरीके से यूज करना चाहिए वो यूज कर सकता है। और भारत भी इस संधि का मेंबर है, ठीक है। भारत भी सदस्य है। देखिए, 1959 में हस्ताक्षर, 1961 में लागू हो गई, 65 साल इसने हाल ही में पूरे किए। उद्देश्य क्या था? अंटार्कटिका का शांति और वैज्ञानिक शोध के लिए सुरक्षित रखना। इसको भी भाई प्रतिस्पर्धा की जगह नहीं बनाना, यहाँ पे हथियार वगैरह परमाणु परीक्षण दूर रखना, और सिर्फ आप शांति और वैज्ञानिक जो शोध है उसके लिए इस स्थान को सुरक्षित रखना। सैन्य गतिविधि और परमाणु परीक्षण यहाँ पूरी तरह वर्जित किया गया। इस संधि के माध्यम से भारत इसका सक्रिय सदस्य है। कोई नया क्षेत्रीय दावा नहीं कर सकता। चाइना नहीं कह सकता कि मेरा जो दादा है ना वो इस वाले एरिया में रहता था, वो यहीं पे उसकी लेगेसी थी, इस वजह से इस एरिया को हम क्लेम करते हैं। जैसे चाइना साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर में कर रहा है, वो भी यहाँ पे नहीं कर सकता। ये सारे प्रावधान इसमें किए गए, ठीक है। अब देखिए, लद्दाख काफी न्यूज में है। हमारे जो स्पीकर है राज्यसभा के, वासुदेव देवनानी जी, वो भी वहां पे गए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने की थोड़ी सी संभावना मुझे इसमें से नजर आती है। तो वहाँ पे एक हेमिस महोत्सव होता है, वहाँ पे लद्दाख में, 400 साल पुरानी परंपरा है, ठीक है। 17वीं सदी से चली आ रही है। लेह और लद्दाख में समर्पित है तिब्बती बौद्ध धर्म के जो महान संत है गुरु पद्म संभव, उनको समर्पित हो। 8वीं सदी के हैं, उनकी जयंती है, उस पे ये आयोजन होता है किसका? हेमिस उत्सव का। क्या करते हैं इसमें? एक तो पहला है छम नृत्य करते हैं। जो भिक्षु है बहुत देवी देवताओं के रंगीन मुखौटे लगा के पौराणिक कहानियां सुनाते हैं, शानदार है। थंका जो पेंटिंग है 12 साल में केवल एक ही बार प्रदर्शित होती है। गुरु पद्म शंभू की विशाल रेस में थंका, यानी कि पद्म शंभू जो गुरु है उनकी एक शानदार थंका पेंटिंग बनी हुई जो कि 12 सालों में एक ही बार प्रदर्शित होती है। इसको देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये जो हेमिस महोत्सव है आपको पता होना चाहिए, 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म के जो महान संत थे पद्म शंभू, उनकी याद में, गुरु पद्म शंभू की याद में मनाया जाता है, उनकी जयंती में मनाया जाता है। छम नृत्य होता है जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु है रंगीन मुखौटे लगा के और पौराणिक कहानियां सुनाते हैं। और थंका जो पेंटिंग है जो गुरु पद्म शंभू की खुद की बनी हुई 12 सालों में सिर्फ एक बार प्रदर्शित होती है, और जिसको दिख जाए उसके लिए शुभ माना जाता है। जैसे करणी माता में सफेद चूहे का दिखना, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आपको आज ओप सिंदूर बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली क्या हुआ था, हम फिर इंडिया पाकिस्तान बना लेते हैं। ऐसे बना, ये हमारा इंडिया, ये पाक, ठीक है। हमारा यहाँ पहलगांव है। यहाँ से इन्होंने अपने ट्रेंड जो आतंकवादी है वो भेजे, वो कुछ लोग यहाँ लोकल्स भी थे। इन लोगों ने पहलगांव में हमारे जो टूरिस्ट थे इनको, इन पे अटैक कर दिया।
बेसिकली इसमें क्या किया इन्होंने कि जो मेल थे उनको धर्म पूछ-पूछ के मारा गया। ये काफ़ी सैडनिंग पार्ट था और काफ़ी सरप्राइजिंग भी था। तो भारत सरकार ने इमीडिएट रिस्पॉन्स किया और सेना भी बहुत आंदोलित थी, उग्र थी, गुस्से में थी, बदला लेना है। तो ये करके फिर कार्रवाई जो है डिसाइड की गई। 7 मई इस दिन क्या किया इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ से रात को लगभग 1 बजे ऑपरेशन लॉन्च किया। बहुत सारे जहाज यहाँ एयरबोर्न हुए। ठीक है? और पहले से जो लॉक्ड टारगेट थे, जैसे यहाँ पे मान लो मुरीद के में किसी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन का हेडक्वार्टर है या लश्कर का हेडक्वार्टर है, इन सबको हिट किया गया 100 से ज़्यादा जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हिट किया गया, 200-300 जो आतंकवादी है वो मारे गए। रात को 1 बजे जो है भारत सरकार ने अनाउंस किया, ठीक है, अनाउंस किया भाई हमने ऑप्स सिंदूर लॉन्च किया है। सिंदूर क्योंकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए उनने इस बात पे उनका सिंदूर उजाड़ा था, तो हमने आज इनको उजाड़ दिया। ठीक है, ये हो गया। अगले दिन पाकिस्तान ने भी रिटालिएट किया, सेम डे भी। देखिए सेना है, हर देश की सेना की अपनी क्षमता होती है, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो किया। चलिए चलता रहा, 7 से 8 हो गया, 9 हो गया। 10th की जो नाइट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस नाइट को क्या किया, मान नहीं रहा था, तो भारतीय वायुसेना ने डिसाइड किया कि चलो इसको ढंग से सबक सिखाते हैं। तो अवेक्स उसके क्या है, अवेक्स एक ऐसा व्हीकल होता है जो हवा में होता है इस तरह का। एक तो रडार होता है जमीन पे, एक रडार होता है किसी जहाज के ऊपर लगा हुआ है। तो अवाक्स जो होता है वो जहाज के ऊपर लगा हुआ रडार होता है। तो ऐसे 2 से 3 जो अवाक्स है वो जहाज के ऊपर लगे हुए हवा में थे। इंडिया ने अपनी S-400 से, जिसके लिए आपको पता हो हमने पढ़ा था 12 के एक ग्रुप कैप्टन साहब को जो अवार्ड मिला है कीर्ति चक्र, राइट, पढ़ा था हमने। उनके स्क्वाड्रन ने सीधा हिट किया इन अवाक्स को हिट किया, जमीन पे इनके जो रडार थे इनको हिट किया। अब क्या हो गया, नेत्रविहीन हो गया पाकिस्तान। यानी अब पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ऊपर हमारे आकाश में इंडिया के कितने जहाज है ना। ये इंपॉर्टेंस है नेत्रा, जो अवाक सिस्टम होता है बेसिकली, ये तो हमारा नेत्रा इसका नाम है। बाकी अवाक जो सिस्टम होता है यानी कि हवा में एक रडार होता है जो आपको दुश्मन की हरकतों की जानकारी देता है। ठीक है, अब क्या किया इंडिया के डीआरडीओ, हमारा डिफेंस एंड रक्षा ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने स्वदेशी नेत्रा विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली का अंतिम परिचालन स्वीकृत कर भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। यानी इंडियन एयरफोर्स को बना के अच्छे से और डीआरडीओ ने दे दिया। 2017 में इसके परिचालन की इनिशियल स्वीकृति मिली थी और 2026 में कंप्लीट की भाई अब आराम से आप इसको यूज किए। हवाई निगरानी कर सकते हैं, स्थिति जागरूकता, युद्ध प्रबंधन, ये सारी चीजों में इसका यूज रहता है। तो इससे आप समझ गए होंगे आपको अच्छे से कि हवा वाला रडार है बेसिक, है ना, नेत्रा, जो कि भारतीय वायुसेना को सौंप दिया, डीआरडीओ ने बना के, हमारा स्वदेशी है। ठीक है, अब देखिए एक टूरिज्म की बात होती है। हमने लगातार टूरिज्म की बात करी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पर्यटन। और पर्यटन क्यों, क्योंकि रोजगार देता है। ठीक है, इकोनॉमी को रन करता है और हमारी ओवरऑल जो क्षेत्रीय प्रगति है वो इसमें होती है, इसलिए टूरिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये तो होगी एक पर्यटन की एक सामान्य बात। अब दूसरी है पर्यटन के बारे में कि मेडिकल टूरिज्म। देखिए दोस्तों एक दिक्कत क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये यूएसए है, ये इंडिया है, ठीक है? अब यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट पहली प्रॉब्लम है इसमें बहुत कॉस्टली है। और दूसरा यहाँ की बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग। ठीक है, इंडिया का बहुत ज्यादा मतलब कम प्राइस वाला है और बहुत रोबस्ट है कि इतना टाइम वेटिंग नहीं है। अब देखिए समझ, या मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति यहाँ का गया, वहां पे उसके पेट में दर्द हुआ, ठीक है, दर्द हुआ, उसने यूएसए के किसी हेल्थ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको एक्सेस किया। हम बोलेंगे नो सर, आप प्लीज ना 1.5 महीने बाद आइए। तो क्यों, 1.5 महीने बाद आइए, अभी हमारे पास टाइम नहीं। ये व्यक्ति 1.5 महीने बाद पहुंचा, फिर इसको बोला जाएगा आप 15 दिन बाद आइए, आपका एक्सरे किया जाएगा या सोनोग्राफ किया जाएगा ताकि हम पता लगा सकें क्या है। फिर 15 दिन बाद उस व्यक्ति का एक्सरे सोनोग्राफ किया गया, तब पता चला कि इसको पथरी है। ठीक है, पथरी है, चलो यहाँ तक भी कोई बात नहीं।
फिर बोला जाएगा आपकी इस पथरी के ऑपरेशन के लगेंगे भाई 1.5 CR, कितने 1.5 करोड़ रुपए। ये आदमी तो परेशान हो जाएगा, लगेगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। फिर कोई इसको सजेस्ट करेगा कि भाई तू ना एक काम कर, तू इंडिया चला जा, फिर 2 लाख रुपए में फ्लाइट हो जाएगी, ठीक है, वहाँ 1 लाख रुपए में तेरी पथरी क्या तेरा सारा इलाज करके दे देंगे, ठीक है, और आराम से 1 लाख रहने का मतलब 5 से 6 लाख रुपए में तू आराम से अपना पथरी का ऑपरेशन करवा के आ जाएगा। वहां पे तो ऐसे नीम झाड़ फूंक वाले बाबा भी है कि बिना ऑपरेशन की तेरी पथरी निकाल देंगे, सिर्फ आने जाने का खर्चा है। ये जो मेडिकल टूरिज्म में जो पोटेंशियल है इंडिया में, ये बहुत ज्यादा है। समझे आप मेरी बात? ये सिर्फ यूएसए की बात नहीं, जितने भी दुनिया की कंट्रीज है उनसे सबसे सस्ता ट्रीटमेंट इंडिया में, सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो इंडिया, है ना। आसपास के और भी बाकी देश है, 2-3 देश जो इसमें अच्छा काम करें, पर इंडिया ने, इंडिया की इस अपॉर्चुनिटी को राजस्थान सरकार ने समझा है, इसलिए इन्होंने हील इन राजस्थान नीति 2025 जारी कर दी थी, ठीक है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इसको बोला जाता है, MVT। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की जो महत्वाकांक्षी पहल है, ये भजन लाल जी ने कर दी। तो अच्छी बात है भजन लाल जी, है ना। आपका उद्देश्य जो है ये अच्छा लगा हमें। तो उसका मुख्य उद्देश्य देश विदेश के जो मरीज है उनको विश्व स्तरीय और किफायती चिकित्सा सेवा प्रदान करना, पहली चीज। आयुष प्रद आधुनिक, ऐसा नहीं है कि जो एलोपैथी है वही, हमारा जो आयुर्वेदा योग पंचकर्म के साथ में एलोपैथी का अनूठा संगम करके और उनको फायदा पहुंचा, साथ ही उनको डिजिटल पोर्टल पे तुरंत वीजा देना, वीजा, डॉक्टर संपर्क, हैंड होल्डिंग सेवाएं, मतलब हर तरह से उनके इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इतना कंफर्टेबल बनाना कि उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब वो फिर जाके माउथ पब्लिसिटी करे, अपने पड़ोसी की भी बताएं कि यार तुम ना बांग्लादेश में जाना, इंडिया जाना भाई, इंडिया अच्छा है ना। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये अपने को करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। देखिए, फिर क्या है, NABH JCI, ये इंटरनेशनल मानक है इसके स्वास्थ्य के, स्वास्थ्य सेवाओं के, इनको प्राप्त करना। NABH ये नेशनल, और JCI जो है इनसे मान्यता प्राप्त करना, ये राजस्थान सरकार की नेक्स्ट प्राथमिकता होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी बात इसमें बोली गई। चलिए आगे चलते हैं, है ना? फिर अब इसको बढ़ावा देने के लिए देखिए बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग तरह से निवेश करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो जमीन देगी रियायत पे सरकार, अस्पताल और वेलनेस सेंटर के लिए रियायती दरों पे भूमि प्रदान करेगी। दूसरी, टैक्स में छूट, स्टैम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क में छूट देगी। ट्रिप्स के तहत जो वित्तीय लाभ है वो भी मिलेंगे, ठीक है। बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करना चाह रही है सर, बेसिकली इसके लिए। और रोजगार सर्जन होगा, चिकित्सा, नर्सिंग, हॉस्पिटल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो रोजगार है उनका सर्जन होगा। विजन के पधारो हमारे देश, अब हील इन राजस्थान को वैश्विक ब्रांडिंग बनाने का जो प्रयास है वो राजस्थान सरकार कर रही है, ठीक है। तो इस नीति के बारे में थोड़ा सा अपन और अच्छे से पढ़ लेंगे, कभी दोबारा मौका मिलेगा। आप भी इसको माइंड में रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, प्री में भी मेंस में भी। अब देखिए, राजस्थान सरकार ने ये भी बोला कि यार चलो ठीक है, ये तो हम बाकी लोगों के लिए तो अच्छा कर रहे हैं, बट जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, के लिए भी हमें थोड़ा सा ना कुछ कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो भाई ठीक है, कीजिए ना, आप कौन मना कर रहे हैं ना। तो देख लेते हैं ना। वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना 2000, नोडल विभाग कौन है? देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। उद्देश्य क्या है? 60 साल से ज्यादा लोग जो है उनको जीवन में एक बार निःशुल्क जो है भाई एक्सपीरियंस देना है, कि भाई सरकार ने आपकी यात्रा करवा दी। देखिए हमारे यहाँ एक कल्चर है, बोला जाता है कि भाई अब क्या, आप तो यात्रा करो, आप आपके बच्चे सेटल हो गए और सारी चीजें हैं, कुछ लोग सक्षम भी नहीं है, तो उस तरह से उनके लिए फायदेमंद। तो पहला जो क्राइटेरिया है, 60+ जो भी लोग हैं उनको एक बार सरकार जीवन में निःशुल्क जो है यात्रा करवाए। 2026 का लक्ष्य क्या? 6,000 तो बाई एयर भेजेंगे, हवाई जहाज से यात्रा, और 50,000 लोगों को रेल मार्ग से, 13 धार्मिक स्थल। ये जो है इस योजना का उद्देश्य है। अब पात्रता क्या है? पहली चीज, 60 साल से ज्यादा एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2026 को। 1 अप्रैल 2026 को जिस भी व्यक्ति को जाना है इसमें, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आयकर दाता न, न तो आवेदक न जीवन साथी। भाई अगर इनकम टैक्स अगर आप दे सकते हो, इसका मतलब आपकी सैलरी 12 लाख रुपए से ज्यादा है, और फिर तो आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं। फिर जो वाकई में जिनको नीड है उनको जाने देना चाहिए ना। पहले कभी लाभ न लिया हो, ऐसा नहीं है कि हर साल ही भाई साहब जुगाड़ करके और बूढ़े आदमी पहुंच जा रहे हैं। नो, नहीं चलेगा। शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम हो, मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ऐसा नहीं होगी कोई मेडिकल उनकी मेडिकेशन चल रही हो और कोई रास्ते में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, केयर टेकिंग की जरूरत पड़े, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ ये आदमी आराम से चल फिर सकता है, ठीक है ना। चलिए, एक अटेंडेंट का नियम भी इन्होंने बना रखा है। देखिए, दोनों में से जीवन साथी के साथ भी अगर दोनों में से किसी एक की आयु आयु भी 60+ है, मान लीजिए जो मेल है हस्बैंड, उनकी आयु 60+ है, 61, और जो फीमेल है उनकी 55 है,
तो भी दोनों एक साथ आयोजन जो है आवेदन कर सकते हैं और साथ जा भी सकते हैं। आगे 70 प्लस अगर कोई व्यक्ति है और अकेला है, मेल या फीमेल दोनों भी, तो एक जो अटेंडेंट है उनकी फैमिली का जो मेंबर है वो भी उनके साथ जा सकता है, कभी कोई पैसा नहीं लगेगा। 75 प्लस में एक की आयु पति पत्नी साथ जा रहे हैं और किसी एक की आयु 75 से अधिक है, तो भी सहायक ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 73 वाली जो पत्नी है वही पति की सहायता करेगी, नो। अगर 70 प्लस आयु वाला अकेला है तो अटेंडेंट, और 75 प्लस अगर एक की आयु है तो भी अटेंडेंट ले जा सकते हैं। जनाधार और आवेदन जो है ये लॉटरी सिस्टम, ये एक अलग जो है, इसमें आप समझते हैं सारी बात, ठीक है। अब जो अगला आर्टिकल हमने इंक्लूड किया, देखिए बहुत ज्यादा बात होती है वायु प्रदूषण की, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की, लेकिन उतनी बात नहीं होती इसकी शोर प्रदूषण की। हियरिंग प्रदूषण जो हो रहा है ये काफी ज्यादा हो रहा है, और ये एक त्रासदी की तरह है। सन्नाटे, सही समझ, शोर बनाम मोह, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डिन रोची ने 122.4 डेसिबल में नाउ बोल के जो रिकॉर्ड बनाया, नाउ बोल के रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले आयरिश टीचर ने 121 डेसिबल का क्विट बोल के जो रिकॉर्ड बनाया, ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड है आवाज बोल के, ठीक है। और इंडिया में जो ट्रैफिक का शोर है ना, एवरेज वो 100 डेसिबल से ऊपर है। सोच के देखिए, जहाँ लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं 121 122, उनको लग रहा है कि क्या ही बोल दिया। 100 प्लस तो भैया चलता ही रहता है इंडिया में। क्यों? व्हीकल का हॉर्न, व्हीकल हॉर्न, व्हीकल की साउंड, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो है कांस्टेंट जो वायु प्रदूषण है वो इंडिया में, साउंड ध्वनि प्रदूषण जो है वो इंडिया में होता है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 6.3 करोड़ जो लोग हैं ना वो सुनने की समस्या से पीड़ित है केवल इंडिया में। ये डेटा आप नोट कर लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके सीधे काम आएगा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 6.3 करोड़ लोग भारत में सुनने की समस्या से ग्रसित है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, और इसमें कहाँ यूज करेंगे धीरे धीरे आपकी खुद की कैपेसिटी हो जाएगी, अभी आप नोट डाउन करें। एक शोर एक भौतिक माप है, जबकि सन्नाटा एक मानवीय अनुभव है। एक झरने और एक जनरेटर का जो डेसिबल है वो समान हो सकता है, लेकिन अनुभव अलग अलग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। एक झरना वो भी हो सकता है 110 डेसिबल पे चल रहा हो, एक जो जनरेटर है वो भी 110 डेसिबल की ध्वनि जनरेट कर रहा हो, लेकिन झरने का जो आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग महसूस करवा सकता है। इसीलिए ट्रैफिक, निर्माण कार्य, लाउड स्पीकर, ये जो है भारत में शोर का एक अनदेखा स्वास्थ्य संकट बन चुका है। हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए, आप देखते हैं आपके यहाँ शादी में, हमारे यहाँ आजकल ये बहुत ही बेकार सा कल्चर चल गया, डीजे आते हैं, ठीक है? और वो डीजे इतनी भयंकर जो है साउंड करते हैं कि पूछो मत, मतलब नेक्स्ट लेवल की साउंड करते हैं, ठीक है? अड़ोस पड़ोस की जो घरों में रखी हुई मटकियां है ना भाई साहब, वो भी वाइब्रेट करती है, इतना साउंड करते हैं। इससे आपको दिल का दौरा पड़ने की संभावना पूरी पूरी होती है। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके तो भाई साहब पर्दे खराब हो चुके हैं, उनके तो ऑपरेशन होने हैं अगले 1-2 साल में, 4 साल में, 5 साल। ये जो समस्या है बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपके भी अगर कहीं शादी हो, डीजे बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। कम से कम रिक्वेस्ट करके समझदार 2-4 लोगों को बता के रखेंगे, यार साउंड कम रख थोड़ा सा ना, थोड़ा बचत हो जाएगी, और क्या। बाकी तो देखो राजस्थान वाले तो 4 से 6 दिन तो नाचेंगे ही। शादी करते हैं इसलिए वैसे, तो कोई मतलब नहीं होता बेचारे की दूल्हा दुल्हन के क्या इमोशंस है, किस लिए उनका जीवन कैसे बदलने वाला, तो बस परिवार वालों को नाचना होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, भीषण गर्मी और मानसून की कमी, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और मानसून की कमी भी अब लगभग महसूस होने लगी है कि ये रियलिटी बनने जा रहा है। इसमें राजस्थान के लिए एक सुकून की बात है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट ये है कि ओवरऑल वर्षा कम होने वाली है और कृषि पे संकट जो है आने वाला है। देश भर में मानसून की कमी 35% संभावना थी, अब 43% हो गई है। और मुंबई के बाद जो मानसूनी हवाएं आई थी वो वहीं पे रुक गई है ना। थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा, मुंबई के पास अल नीनो का प्रभाव और आईएमडी दोनों का, जो इंटरनेशनल और नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा कि अल नीनो की जो संभावना है वो बढ़ गई है और बारिश के बनने में बाधा हो रही है, ठीक है। 111 जिलों में जो है खरीफ की बुआई, खाद की उपलब्धता, मजदूरों की जो उत्पादकता है उस पर दबाव बढ़ रहा है। और महंगाई का जो खतरा है, कीमतें हैं तेल और सब्जी, दाल सब्जी की, वो भी बढ़ने वाली है। समस्या जो है काफी नजदीक अब नजर आने लग रही है, तो देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से आप देखेंगे।
यहाँ थोड़ा सा सुकून है। उत्तर पश्चिम जो भारत है उसमें बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। कमी जो बारिश की है सबसे कम कमी होने वाली केवल 5%। और आपको पता उत्तर पश्चिम भारत में ही राजस्थान आता है। उत्तर पश्चिम भारत में ही राजस्थान आता है जहां कमी मात्र 5% की है। देश भर में अगर आप देखेंगे 43% की। पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे वहां भी 43%। और मध्य भारत में तो ये बहुत ज्यादा है 63%। ये कमी रहने वाली है। ठीक है, तो राजस्थान में थोड़ा सा आपको हो सकता है रिलीफ मिले क्योंकि इसके पीछे एक रीजन हो रहा है। हमने एक रिपोर्ट थोड़े दिन बाद डिस्कस करेंगे। मानसून पे एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 20 वर्षों में से इंडिया आपका ये इंडिया है। ठीक है, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो मानसून वर्षा की जो मात्रा है अगर अपन पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पश्चिम की तरफ घट रही है लगातार और इधर घट रही है। और ये रिपोर्ट 2024 की है। और ये जो अल्नीनो है ये इसी बात को पुष्ट कर रहा है। यही बोला जा रहा है कि मध्य भारत में 63% की, पूर्व उत्तर भारत में 43% की कमी रहेगी, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में यानी कि स्पेशली राजस्थान और उसके आसपास के राज्यों में केवल 5% कमी रहेगी। है ना, तो इसको भी अपन कभी देखेंगे। आपके लिए जस्ट ये सुकून की बात है थोड़ी सी। अब आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि जो है उसके बारे में हमने लगातार बात करी है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या इंडिया के लिए थी। वृद्धि कब तक? लगभग आज से इन 5 सालों में ये बात होना बंद हुआ। नहीं तो हम जब निबंध भी लिखते थे हम लिखते थे भारत में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या, जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या, मतलब जितनी भी समस्याएं गिनानी होती थी सबसे पहली जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, फिर पिछले 5-7 सालों में ये बात होने लगी कि नहीं भाई जनसंख्या वृद्धि बड़ी समस्या नहीं है इंडिया के लिए, ये फायदे की बात है। क्यों है फायदे की? सबसे युवा लोग जो है वो इंडिया में है। दुनिया की आबादी बूढ़ी हो रही है और भारत के लोग जो है युवा है। ये अच्छा काम करके देंगे, काम करके देंगे तो जीडीपी रन करेगी। ठीक है, लेकिन अब समस्या और अलग तरह की आ गई है। क्या आई है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि में एक आंकड़ा होता है 2.1, TFR बोला जाता है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। जब ये 2.1 हो जाता है इसका मतलब है कि अब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जितने लोग बर्थ लेंगे, बर्थ एंड डेथ का जो रेशियो है वो सेम लेवल पे आ जाता है, ऑलमोस्ट 2.1 पे। लेकिन भारत का अब जो जनसंख्या की दौर है वो 1.9 पे आ चुका है। यानी कि अब ये गिरावट होगी, मतलब बढ़ोतरी तो खत्म, अब स्टेबल भी नहीं, गिरावट होने वाली है। भारत का टोटल TFR 1.9 हो गया है। वैश्विक औसत अभी भी 2.2 है। ठीक है, और स्थिरता हमने बात करी 2.1 है। लेकिन दोनों से ही नीचे क्या आ गया? भारत का औसत आ गया। दिल्ली का तो 1.2। भाई साहब, दिल्ली वाले लोगों को तो ही नहीं है बच्चों के बारे में सोचने का। दे आर ऑन टास्क, ऑन जॉब, रात दिन उनको काम करना है। देश में सबसे कम है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इनका 1.3 है ही, इनसे भी कम दिल्ली का है। हम हमेशा बात करते हैं साउथ की स्टेट में जन्म दर कम है, अब उन लोगों ने जनसंख्या वृद्धि पे अच्छा नियंत्रण किया। अरे भाई साहब, दिल्ली वालों को देखो आप, उन्होंने तो झंडे गाड़ दिए। ठीक है, और बिहार यूपी जो राज्य हैं अभी भी, बिहार का 2.9 सर्वाधिक TFR है। राजस्थान का भी 2.3 है, नेशनल लेवल से ऊपर है। MP का 2.4 है, यूपी का 2.6 है। ठीक है, तो ये जो टॉप स्टेट है चार, इनमें भी तो हमारे वाले लोग अभी राजस्थान वाले तो ठीक है स्थिति में है। ठीक है, TFR 1.5 है। एक बड़ा अंतर, शहरों में TFR 1.5 है, गांवों में 2.1 है। भारत तेजी से दो हिस्सों में बढ़ रहा है। ये भी अलग तरह की चुनौतियां आने वाले समय में पैदा कर, यानी शहरी और ग्रामीण जो TFR है इसमें भी अंतर है। देखिए, आपको समझना है, प्रतिस्थापन दर क्या होती है? 2.1 TFR, इससे ना बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन इंडिया की हो चुकी है 1.9, जबकि दुनिया की 2.2 है। और भारत का प्रतिस्थापन जो दुनिया का दर है वो 2.1, यानी कि दुनिया एवरेज से ऊपर चल रही है, इंडिया एवरेज से नीचे आ गया। दिल्ली 1.2 सबसे कम। उसके बाद पश्चिम बंगाल 1.3, तमिलनाडु, केरल, इनमें भी कम जन्म दर है। अब बात करें ज्यादा की, 2.9 बिहार में है, 2.3 राजस्थान में, 2.4 MP में, 2.6 जो है यूपी में है TFR दर। अब ये सिर्फ राज्यवार भिन्नता है, गांवों और शहरों में भी भिन्नता है। शहरों में TFR मात्र 1.5 यानी कि प्रतिस्थापन दर से बहुत नीचे। चार में से दो लोग ही दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं तो कोई एक बच्चा पैदा कर रहा है, उदाहरण के लिए अगर। और गांव में 2.1 प्रतिस्थापन दर पे है, तो ये अंतर भी जो है बढ़ता जा रहा है और आगे और बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देखिए, चिंताजनक आंकड़े क्या है कि भारत बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए, जो यंग है आज,
वो कल को ओल्ड होंगे, लेकिन दोबारा यंग होने के लिए तो भाई बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। तो ये जो ओल्ड लोग हो रहे हैं, ये जो थोड़े से लोग यंग होंगे, उन पे क्या बनेगा? बर्डन बनेगा। उन पे क्या बढ़ेगी? निर्भरता बढ़ेगी, है ना? तो ये चुनौती आने वाली है, क्योंकि इनकी शारीरिक समस्याएं भी होगी, और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी मेडिसिन एंड ऑल, ये सारी चुनौतियां आने वाली हैं। वर्तमान में 60+ आयु के 15 करोड़ बुजुर्ग हैं, लेकिन 2050 तक ये 34.7 करोड़ हो जाएंगे भाई, लगभग 3 गुना जनसंख्या का 1/5 हो जाएगा। तब कैसे मैनेज होगा? ये एक समस्या है। 70% जो बुजुर्ग है दूसरों पर निर्भर है। 78% के पास कोई उस तरह की पेंशन नहीं है। ठीक है। कमजोर आर्थिक आधार है, प्रति व्यक्ति आय मात्र $2800 प्रति वर्ष है। केवल 6% जनसंख्या है जो प्रत्यक्ष कर देती है। ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में भारत को परेशान कर सकती है। एक और समस्या है, देखिए बूढ़ा तो जापान भी हो, लेकिन पूरी तरह औद्योगिक होने के बाद, संपन्न होने के बाद, लेकिन हम जो है ना, पूरी संपन्नता से पहले ही, समृद्धि से पहले ही बूढ़ा हो रहा है हमारा देश। तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। और जापान ने संपन्न होने का मतलब ये है कि भाई जो व्यक्ति बूढ़ा हुआ है ना, उसके खुद के पास पर कैपिटा जो उसकी इनकम है, वो बहुत ज्यादा है, खुद अफोर्ड कर सकता है। भारत से कोई नर्स बुला सकता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया में अप्लाई किया कि 50 बुड्ढों ने फोन किया कि भाई आप लोग ना एक काम करो, 50 जो नर्स है अच्छे से ट्रेंड है, उनको हमारे यहाँ जापान में भेजो, उनको अच्छा पेमेंट देंगे, खाने की व्यवस्था सारी देंगे। अपने वाले गरीब भूखे नंगे क्या मंगाएंगे भाई? समझ रहे हैं? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? युवा शिक्षा कौशल, लेबर पार्टिसिपेशन, महंगाई सूचकांकित पेंशन, और वृद्ध स्वास्थ्य विस्तार। इसमें क्या है? सबसे पहले तो हमें जो वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी बनानी पड़ेगी, ताकि मेडिकल संबंधी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। श्रम में जो भागीदारी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। महंगाई का जो सूचकांक है उसके हिसाब से पेंशन देनी पड़ेगी, यानी कि महंगाई के आधार पे पेंशन जो है देनी पड़ेगी। युवा शिक्षा और कौशल जो है इनको देना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है हमें करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी आगे की जो राह है वो आसान होने वाली है। यूसीसी जो है समिति बनी है, रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष बने हैं। आर्टिकल 44 के तहत जो है समान नागरिक संहिता लागू करने की मानस जो है वो राजस्थान भी रखता है। आईएसएसएफ में पूर्वी प्रताप ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। अंटार्कटिका संधि 1959 में लागू हुई, अच्छी संधि है, अब तक बचाए रखा है इसने अंटार्कटिका को। नेत्रा आवास जो है भारतीय वायुसेना को समर्पित किया है। खेल इन राजस्थान और टीएफआर के बारे में भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, तो अच्छे से आप पढ़ेंगे, है ना, सारी बातों को। और इम्पोर्टेंट बात वही है, रिवाइज करते रहिए, बिना रिवीजन के काम नहीं बनेगा। अपना ध्यान रखिए अच्छे से। चलिए, जय हिंद।